हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी डीएस। दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 की स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं और ये बेसिकली एनालिसिस सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम लोग आज 2 नवंबर 2025 का जो आपकी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हैं हूबहू डिक्टो 100% क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं। अब इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर एनालिसिस मिलने वाला है। सो जो लोग भी नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आप तक पहुंचे उन सभी को आप लोग देख पाएं। और यहाँ पर 100% ऑथेंटिक और रियल प्रतिशत क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपसे पूछे गए हैं। A to Z चीज़ें हम यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर अप करवाएंगे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 2 नवंबर 2025 के सभी क्वेश्चंस हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है या फिर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना है, ये यहाँ पर मिल जाएगा। और जिन लोगों का आगे आने वाले डेज में एग्ज़ाम है उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी अपना बताइए एग्ज़ाम कब है, किस दिन में है, किस शिफ्ट में है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी की हम लोग हेल्प कर सकें। तो यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आगामी एग्ज़ाम किस डेट में और किस शिफ्ट में लगा हुआ है, ताकि हम आप सभी के लिए अपडेटेड सेशन ला सकें। और हम ज़्यादा टाइम ना लेकर स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग जीके जीएस करंट अफेयर को कवर करेंगे, उसके बाद मैथ और रीजनिंग को कवर करेंगे। तो देखिए, जीके का जो पहला क्वेश्चन बना है, ये पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, कौन राज्य के मुख्यमंत्री के उसके पद की शपथ दिलाता है। यानी कि मुख्यमंत्री जो होते हैं इनके पद की शपथ कौन दिलाता है, ये राज्यपाल दिलाते हैं। किसी भी संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है। तो याद रखना है, संबंधित राज्य का राज्यपाल उस राज्य के मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलाता है। जिस तरह भारत के राष्ट्रपति होते हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं, उसी तरह राष्ट्रपति की भूमिका का एक राज्य में राज्यपाल द्वारा निभाई जाती है। तो राज्य में राज्यपाल जो है शपथ दिलाते हैं। और जो यहाँ पर हम लोग बात करें केंद्र की, केंद्र में वहाँ पर प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल राज्य के नाम मात्र प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और सभी कार्यकारी जो शक्तियाँ होती हैं वो यहाँ पर निहित रहती हैं। ठीक है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के परामर्श से यहाँ पर राज्य के सीएम यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के उप राष्ट्रपति, संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा के स्पीकर के रूप में काम करते हैं। और अनुच्छेद 153 से 162 ये राज्य के राज्यपाल से संबंधित है। तो ये आपके आर्टिकल भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, इनको देख लीजिएगा। याद रखना है राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 153 से 162 था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खजुराहो नृत्य महोत्सव ये कितने दिनों तक चलता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव ये 1 सप्ताह तक चलता है। अगर इस टाइप से ऑप्शन दिया था तब तो ठीक है, और वैसे तो आपका 6 दिवसीय भी हम लोग मानते हैं, लेकिन ये 7 दिवसीय होता है, यानी कि 1 सप्ताह होता है, 1 सप्ताह तक चलता है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये 20 फरवरी से स्टार्ट होता है जो कि 26 फरवरी तक चलता है, यानी कि ये 7 दिन तक चलता है और 1 सप्ताह का होता है। और कई क्वेश्चंस में जो यहाँ पर आपकी पहली शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं उसको 6 दिवसीय भी माना जाता था, इस टाइप से क्वेश्चन बने हैं। तो 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, इस टाइप से पहले क्वेश्चन बन चुका है। तो आप यहाँ पर दोनों उत्तर याद रखिएगा, जिस टाइप से आपसे पूछा जाए उस टाइप से आपको आंसर क्लिक करना होगा। खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 फरवरी से 26 फरवरी तक मनाया जाता है। ये 2020 में मनाया गया था, बट ये हर साल 20 से 26 के बीच में ही मनाया जाता है। ठीक है। आमतौर पर फरवरी के महीने में ये मनाया जाता है। और खजुराहो नृत्य समारोह मध्य प्रदेश के पश्चिमी समूह खजुराहो में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित खजुराहो नृत्य महोत्सव इन प्राचीन मंदिरों की शानदार पृष्ठभूमि पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। और इन प्राचीन मंदिरों की जो है शानदार यहाँ पर पृष्ठभूमि प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आयोजित की जाती है। खजुराहो महोत्सव कला परिषद द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के तहत आयोजित किया जाता है, जिसके तहत पूरे भारत के कई लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन करते हैं। और यहाँ पर
खजुराहो नृत्य महोत्सव कला सम्मान के लिए 1975 में शुरुआत हुआ और ये आपको याद रखना है कब शुरू हुआ था खजुराहो नृत्य महोत्सव, और तब से ये भारत में सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक बन चुका है। याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ पर उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा, हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर अगर नए विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, एमपी पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो भी जानकारी हो वो आप सभी तक पहुंच सके और आप इन सारे सेशंस को देखकर अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो इतनी आपसे आशा रहेगी कि जो भी मेहनत मैं करता हूं तो उसका फल भी आप मुझे देना चाहें। तो अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। मध्य प्रदेश का पहला वंश कौन सा था? ये प्रगोत वंश था, जिसके संस्थापक यहाँ पर चंद्र प्रबोध थे, जिनका नाम यहाँ पर ये था। मध्य प्रदेश का पहला वंश प्रमोद वंश था और जिसके संस्थापक शासक चंद्र प्रबोध थे और उन्होंने अवंती पर शासन किया था। हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में नंदगुप्त और मौर्य जैसे कई महत्वपूर्ण राजवंश भी थे और संस्थापक और शासक चंद्र प्रबोध इस वंश के संस्थापक थे और उन्होंने प्राचीन भारतीय महाजनपद अवंती पर शासन किया, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित था, और शासनकाल प्रदोत वंश ने लगभग 138 वर्ष तक शासन किया। और समकालीन यहाँ पर प्रदोत जो थे वो गौतम बुद्ध और बिंबसार के समकालीन थे। ये प्रबोध याद आपको रखना होगा, एक एक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया देखिए, महाराष्ट्र में नए वर्ष पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो लावड़ी और तमाशा नृत्य करते हैं। ये महाराष्ट्र में नए साल का एक लावड़ी और तमाशा जैसे पारंपरिक लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है। लावड़ी एक ऊर्जावान नृत्य है जबकि तमाशा जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत का मिश्रण होता है, लोक प्रदर्शन की एक लोकप्रिय शैली होती है। लावड़ी की बात करें, यह महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोकप्रिय नृत्य होता है जो ढोलकी के ताल पर किया जाता है और ये अपनी जीवंत और ऊर्जावान शैली के लिए जाना जाता है स्पेशल। और इसके अलावा यहाँ पर तमाशा को हम बताएं तो यहाँ पर ये पारंपरिक रंगमंच कला है जिसमें नृत्य, संगीत और हास्य शामिल होते हैं और नए साल जैसे उत्सवों के दौरान तमाशा का प्रदर्शन किया जाता है। तो तमाशा, लावणी दोनों मैंने आपको बताया, जो भी आपको आंसर मिले ऑप्शंस को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अहिराई नृत्य किस समय किया जाता है? ये आपको दिए रखा था, यानी कि आमतौर पर रात और दिन के समय या कुछ स्पेसिफिक टाइम दे रखा था, क्योंकि यहाँ पर ये रात में इतने या सुबह के टाइम पर, शाम के टाइम पर, इस टाइप से। तो आमतौर पर ये दिन के समय किया जाता है अहिराई नृत्य। अहिराई नृत्य जो होता है आमतौर पर दिन के समय किया जाता है, विशेष रूप से समारोह और त्योहारों के दौरान जैसे कि विवाह, फसल कटाई और अन्य सामाजिक आयोजनों के समय। नृत्य की जो अवधि ये निश्चित नहीं होती है, यह समारोह के अवसर और नृत्य की शैली पर निर्भर करती है, जो कुछ घंटों से लेकर रात तक चल सकती है। समय अहिराई नृत्य मुख्य रूप से दिन के दौरान होता है, लेकिन यह किसी भी समय हो सकता है, खासकर समारोहों में। जो अगर पूछा जाए, अहिराई नृत्य मुख्य रूप से दिन के समय होता है, लेकिन ये किसी भी समय हो सकता है, खासकर समारोह में किया जा सकता है। ऐसी कोई खास बात नहीं है कि ये एक फिक्स टाइम पर होगा। अवधि कितनी होती है? नृत्य की जो अवधि होती है, नृत्य की अवधि समारोह के प्रकारों पर निर्भर करती है। यह कुछ घंटों तक चल सकता है या विशेष अवसरों पर पूरी रात भी हो सकता है। तो ये आपको पॉइंट याद करना है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का ये आपका इवेंट है और उसके ऊपर ये आपका वेस्टली निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना बनी है जो कि उड़ीसा के संबलपुर के पास स्थित है और दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है हीराकुंड बांध। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए बहुउद्देशीय परियोजना है और इसका स्थान जो है ये उड़ीसा के संबलपुर के पास है और बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के उद्देश्य से इसको बनाया गया है और ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ये आपको जरूर याद कर लेना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में संस्कृत, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? तो इनका नाम है धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी और ये नाम याद रखना है, आप सभी को क्लियर होना चाहिए, धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी। और अगला कुछ यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दूं, कह रहा है मध्य प्रदेश के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जो सांस्कृतिक, पर्यटन और धार्मिक न्यास
एवं धर्मस्व विभागों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है और ये धर्मेंद्र सिंह लोधी इनका नाम है और ये इनका विभाग है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 को मध्य प्रदेश के किस अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो ये 2023 का हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि 2025 में भी हुआ है। 2025 और 23 में क्या होगा, तो ये यहाँ पर यानी कि ये रानी कमलावती जो है ये आपका होगा। और 2025 वाले स्टेप्स यहाँ पर 2023 वाला डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 25 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमृत रेलवे स्टेशनों की सौगात दी है और इन स्टेशनों में शाजापुर, कटनी साउथ, श्रीधाम, नर्मदापुरम, सिवनी और ओरछा शामिल हैं इसमें, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके बारे में। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। महानदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा के संबलपुर शहर के करीब स्थित है। संबलपुर को उड़ीसा का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, याद कर लेना। भारत की आज़ादी के बाद शुरू हुई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है और इसका संचालन 1957 में हुआ था, जिसको 1957 बोलते हैं। और हीराकुंड बांध की कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर, याद रखना है इस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, होमो इरेक्टस की खोज पहली बार कब हुई थी? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका होमो इरेक्टस की पहली बार खोज 1891 में डच सर्जन यूजीन डुबोइस इंडोनेशिया के जो जावा द्वीप पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर इसकी खोज हुई थी। और उन्होंने जो जीवाश्म पाए थे उनमें एक अलग दांत, एक अलग खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा और एक जांघ की हड्डी शामिल थी, जिसके बाद में जावा मैन के नाम से जाना गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। होमो इरेक्टस की जो खोज है वो पहली बार 1991 में हुई थी, 1891 में हुई थी और डच सर्जन यूजीन डुबोइस ने यहाँ पर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर की थी। उसके बाद देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में लगभग 1783 ईस्वी के आसपास। और यहाँ पर इस टाइप से अगर दे रखा है तो लगभग 783 ईस्वी के आसपास आप लोग बोल सकते हो। दोनों टाइप से मैंने आंसर बता दिया आपको। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? राजा धर्मपाल, याद कर लेना। कहाँ पर है ये? बिहार के भागलपुर में स्थित है, ये आपको याद कर लेना है। और यह नालंदा छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी की अवधि के दौरान स्थापित किया गया था। ये याद कर लेना है क्यों स्थापित किया गया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी की अवधि के दौरान इसको स्थापित किया गया था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, इस विश्वविद्यालय को। और विक्रमशिला जो है ये आपका बिहार के भागलपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राचीन स्थल है। छोटा शहर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आवास के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 8वीं शताब्दी ईस्वी के पाल राजा धर्मपाल के मार्गदर्शन में बनाया गया था। ये पॉइंट आपको लर्न कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मटकी नृत्य किस राज्य का है या मटकी नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये आपका मालवा में, जो मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, यहाँ पर ये प्रसिद्ध है मटकी नृत्य। इस प्रकार के नृत्य में कलाकारों द्वारा सिर पर मटकी को संतुलित करके एकल नृत्य किया जाता है और इस प्रकार के नृत्य में मुख्य रूप से ढोल का प्रयोग किया जाता है। और मटकी नृत्य के दो रूप हैं, जैसे कि आड़ा और खाड़ा नाच, और ये आपको याद कर लेना है। इस नृत्य में कलाकार साड़ी और लहंगा पहनते हैं और नृत्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है? तो देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन उत्तल जो दर्पण है इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी और उत्तल दर्पण जो होता है इसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। ये आपको डिफरेंस याद कर लेना है। और उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, ये आपको याद कर लेना है। दर्पण का मैंने बताया और ये लेंस का है। उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है और प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर ये आपको केंद्रित करता है, लेकिन अवतल लेंस ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है और ये प्रकाश किरणों को फैलाता है, अपसारी करता है। और उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की छवियां बना सकता है, लेकिन लेंस हमेशा आभासी, सीधी और छोटी छवियां बनाता है। याद रखना है आप सभी को।
और यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और जो क्लास चल रही है इसकी अगर पीडीएफ आपको लेना है तो कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मांग सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को ले सकते हो। और ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल में, और अपने नेक्स्ट जो आपकी शिफ्ट में एग्ज़ाम है किस डेट में लगे हैं वो सभी आप लोग डेट और कहाँ पर आपका एग्ज़ाम लगा है ये सब बता देना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था, देखिए और ये क्वेश्चन को राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सो सबसे गहरा बंदरगाह कृष्णापट्टनम बंदरगाह, ये भारत का सबसे गहरा है कृष्णापट्टनम बंदरगाह। भारत का जो कृष्णापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। इस बंदर का नाम कृष्णापट्टनम इसलिए रखा गया क्योंकि विजयनगर सम्राट श्री कृष्णदेवराय इस बंदर का संचालन करते थे। विजयनगर के सम्राट थे कृष्णदेवराय, इस बंदरगाह का संचालन करते थे। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पूर्वी तट पर अपनी प्रमुख बढ़ाने की अपनी योजना के अंतर्गत कृष्णापट्टनम बंदरगाह में अपनी रुचि जाहिर की। तो ये आपका इसी नाम पर इसका नाम पड़ा, कृष्णदेव राय के नाम पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड एक सुरक्षित और प्रभावी सामक घटक है जो ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है और एक छोटे मुखौटे के माध्यम से सांस लिया जाता है जो आपकी नाक को आराम करने में मदद करता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कभी कभी हंसने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है, और ये आपके दंत चिकित्सक आपको कुछ प्रक्रियाओं के दौरान अधिक आरामदायक बनाने के मदद करने के लिए पेश कर सकते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O आपका हो जाएगा ये इसका रासायनिक सूत्र। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, इससे क्वेश्चन बना है और कराया भी है मैंने। फ्लेमिंग का बायां हाथ विद्युत मोटरों के लिए एक दृश्य निमोनिक स्मृति सहायक है जो धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संदर्भ में मोटरों को प्रणोद की दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार जब धारा एक संचालित तार के माध्यम से बहती है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दिशा पर लागू होता है तो यहाँ पर मोटर का प्रणोद है ये पारस्परिक रूप से लंबवत दिशा में और धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की ओर होता है, याद कर लेना। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? तो दलपत शाह से हुआ था। रानी दुर्गावती के पति का नाम दलपत शाह था। वह गढ़ा कटंगा के गौड़ राजा सम्राट शाह के पुत्र थे। उनका विवाह सन 1542 में हुआ था। पति का नाम यहाँ पर दलपत शाह, उनकी पृष्ठभूमि गौंड राजा संग्राम शाह के पुत्र थे ये, और विवाह वर्ष 1542 में इनका विवाह हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बना है, स्टार लगा करके रखिएगा। इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन हमें नहीं मिला था, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा मध्य प्रदेश में आक्रमण हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन था? ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा आया था या नहीं। अगर एग्जाम दिए हैं तो कमेंट में बताइए ये क्वेश्चन आया था या नहीं। और जैसे हमें जिसके माध्यम से क्वेश्चन मिले वैसे मैं आपको करवा रहा हूं। और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में छूटे हैं। बाकी आने वाले दिनों में जिन स्टूडेंट का एग्जाम है हमें क्वेश्चन जरूर टेलीग्राम के माध्यम से भेजिएगा, टेलीग्राम के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। और यहाँ पर अम्ल से भी एक क्वेश्चन बना है। अम्ल एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन H+ देता है और इसका स्वाद खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह धातु कार्बोनेट और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है और इसका pH मान 7 से कम होता है। और अम्ल कई तरह के होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मध्य प्रदेश के राजवंश की स्थापना के समय दिल्ली में कौन सा राजवंश था? मध्य प्रदेश के राजवंश की स्थापना के समय दिल्ली का जो शासक था ये गुर्जर प्रतिहार तोमर, ये राजवंश यहाँ पर था। और मध्य प्रदेश के राजवंशियों की स्थापना के समय यहाँ पर दिल्ली में गुर्जर प्रतिहार के समय तोमर जैसे राजवंश शासन कर रहे थे जो मध्यकालीन भारत के शुरुआती दौर के हैं। हालांकि जिस समय दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी उस समय मध्य प्रदेश पर दिल्ली सल्तनत के शासन का विस्तार शुरू हो गया था। दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख राजवंश गुलाम, खिलजी और तुगलक, सैयद और लोधी थे। और इसके अलावा धातु और अधातु से भी क्वेश्चन बना था। धातु और अधातु में मुख्य अंतर उनके भौतिक गुणों एवं रासायनिक व्यवहार और विद्युत चालकता में होता है। धातुएं आमतौर पर कठोर, चमकदार, आघातवर्धनी
आघातवर्ध और तन्य होती हैं और ऊष्मा विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधात्मीय भंगुर गैर चमकदार खराब चालक होती हैं और ठोस, द्रव या गैस अवस्था में पाई जा सकती हैं। आलमी तबलीगी इज्तिमा कहाँ लगता है? ये आपका भोपाल में लगता है। ये आपको याद कर लेना। भोपाल भारत में आयोजित एक वार्षिक इस्लामिक इज्तिमा या आलमी इज्तिमा है। पहला इज्तिमा वर्ष 1949 में भोपाल की मस्जिद शकूर खान में आयोजित किया गया था और इज्तिमा हर साल भारत में शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन को आयोजित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर से जमात इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर वर्ष 1944 में भोपाल में आयोजित पहला आलमी तबलीगी इज्तिमा में 14 लोग शामिल हुए थे। तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये पूछा गया था। तो जफर खान मुजफ्फर शाह प्रथम, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये तैमूर के आक्रमण के समय गुजरात के शासक थे। जफर खान मुजफ्फर थे, जिन्हें बाद में मुजफ्फर शाह प्रथम के नाम से जाना गया। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, जिसके बाद दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई थी और इस स्थिति का लाभ उठाकर गुजरात के तत्कालीन राज्यपाल नायब जफर खान 1407 ईस्वी में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुजफ्फर शाह प्रथम की उपलब्धि धारण की। ये आपको याद कर लेना, जो यहाँ पर उपाधि यहाँ पर इन्होंने धारण की थी, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं से भी क्वेश्चन आपके बने थे। रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य ये है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा या अधिक अभिकारक परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक भिन्न रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अभिकारकों के रासायनिक बंध टूटते और उत्पाद बनाने के लिए नए रासायनिक बंध बनते हैं। तो ये आपको याद कर लेना, रासायनिक नए बंधन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबड़ा फूल जाता है, ये कौन सी बीमारी है? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दांतों में संक्रमण, दांत का फोड़ा, लार ग्रंथियों में सूजन जैसे कि गलसुआ या मम्पस या अकलदार निकलने जैसी सर्जरी। इसके अलावा तनाव या टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट या डिसऑर्डर TMD या कुछ दुर्लभ मामलों में कैंसर भी इसके कारण हो सकते हैं। तो इसको भी आप लोग देख लेना एक बार सरसरी नज़र से। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब देखिएगा कि ऑप्शन में इस टाइप के आंसर यानी कि आपके यहाँ पर क्वेश्चन मिले थे या नहीं। अगला देखिए यहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर मैथ की थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं। मैथ में क्या पूछा था? ये जो पूरे थे ये आपके GK और GS में पूछे गए थे। हमने यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुई वो आपको करवा दिए, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश की और लगभग पूरे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हैं। अगर आप भी सपोर्ट करेंगे, आप भी थोड़ा सा हेल्प करेंगे, तो हम आपको डेफिनेटली पूरे के पूरे 100% ऑथेंटिक रियल क्वेश्चन आपको यहाँ पर कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो आगे जिनका भी एग्ज़ाम है वो हमें टेलीग्राम पर या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है, और व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर पेपर को सेंड कर सकते हैं। जब भी एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद तुरंत आप लोग पेपर को सेंड करिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। और मैथ में यहाँ पर सांख्यिकी से 1 क्वेश्चन, बहुलक से 1 से 2 क्वेश्चन, और यहाँ पर क्षेत्रमिति प्रतिशत से 1-2 क्वेश्चन, SI CI से यहाँ पर कुछ एक लोग बता रहे थे 1 क्वेश्चन या 2, एवरेज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन है, साझेदारी से 1 से 2 क्वेश्चन, LCM SCF से 1 से 2 क्वेश्चन है, और यहाँ पर रेशियो से 4 क्वेश्चन है, और यहाँ पर टाइम एंड वर्क से 1 था, और ये आपका पिरामिड से 1 था, और पिरामिड वाला 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे। और इसी प्रकार रीजनिंग में बात करें, ब्लड रिलेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, और नंबर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन। इसके अलावा आपके वेन डायग्राम, घड़ी से 1 से 2 क्वेश्चन पासे से आए थे, या कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन हैं, और मिसिंग नंबर से 1 से 2 क्वेश्चन है, फिगर से 2 से 3, और कैलेंडर से 1 थे, जो कि मैंने आपको कवर करवा दिया था। सिटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन थे, कथन और निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और मानसिक अभिरुचि वाले में यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन थे। यानी कि आपके सामने यहाँ पर कोई बेहोश पड़ा है तो आप क्या करेंगे, आप मैदान में बैठे हैं, इस टाइप के। तो इस टाइप से ये बने हैं कि आप यहाँ पर पुलिस साक्षक हैं और आप ड्यूटी के दौरान गश्त करते हुए कुछ मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन बन रहे थे। तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके ये पूछे गए थे। पजल से 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। तो ये पूरा ओवरऑल था आपका एनालिसिस, और भी टॉपिक में भी बने हो, बट हमें जितनी जानकारी मिली उतना मैं आपको कवर करवा दिया। जिनका आगे एग्जाम है ये पूरा कवर कर लीजिए।
लीजिएगा, आपकी हेल्प यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। 20 से 30% आपको हेल्प यहाँ से मिलेगी। क्लियर होगा आई होप। और ये यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल एमपी पुलिस का एनालिसिस करवा रहे हैं। जो भी आपका लेटेस्ट पैटर्न बनना होगा वो सारे के सारे आपको सेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट हैं विजिट कर रहे हैं चैनल पर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा एमपी पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए। तो हम सभी लोग मिलेंगे अभी इसके सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।